वो जो है आपको वहां से मैं लॉक। चलो भाई शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। ये अभी पूछा गया है रिसेंटली 2017 के सेट वन में। मैंने 2000 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो वो मैं धीरे धीरे आपको अभी आज ही दे दूंगा। आज ही मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। जो पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन पा रहे हैं? आंसर की भी दे दूं? आंसर की मैंने इसलिए नहीं सोच के दी कि मैं सोच रहा था मैं डिस्कशन करूं मोस्टली क्वेश्चंस पे। तो ये इसलिए मैं एक बार आंसर की से वो कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैंने सारे क्वेश्चंस तो आपने देखे होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि मतलब बढ़िया है सब क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं डिस्कशन करूं। आप लोग एक काम करना, थोड़ा मेरे पाले में गेम खेलना। आप लोग मैनेजमेंट के पास जाना और आप उनसे कह देना कि मैम जो है ना, सर का वीक डेज पे कभी 7-8 बजे एक जूम पे प्रॉब्लम डिस्कशन करा दिया करो। प्रॉब्लम डिस्कशन ही बेटा मेन है। थ्योरी पढ़ते रहते हैं, पूरी दुनिया थ्योरी पढ़ती है। उनसे बोल देना मतलब वो कहेंगे अरे सर ऐसा कह रहे, सर वैसा कह रहे, मेरे बारे में कुछ मत बताना। अरे ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग कौन देखता है, हटा दे रिकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इतनी रिकॉर्डिंग कोई देखने लगे तब तो हो गया काम।
है ना। तो ये जो यहाँ 10 स्टोर किया ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डैंगलिंग पॉइंटर तो इसमें बन रहा है और मेमोरी लीकेज भी हो रही है, क्योंकि मुझे फ्री नहीं मैंने देख पाया था। फ्री ना देख पाने की वजह से मेरा ध्यान नहीं गया था वहां पे। डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीकेज तो क्लियर है। मेमोरी लीकेज इसलिए क्लियर है क्योंकि इस मेमोरी में कोई भी पॉइंटर इन्वॉल्व नहीं है और ये स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी, सो मेमोरी लीकेज इज देयर। लेकिन डैंगलिंग पॉइंटर इटसेल्फ मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि असाइन x2 ये गया इफ x ने यहाँ से x 2000 लेके 10 और x में वैल्यू जो है रिटर्न x। एक मिनट रुकना जरा बेटा, यहाँ से कहानी जो है रिटर्न x। हाँ ये बात है, रिटर्न x मतलब 2000, यहाँ से 2000 लेके लौटा होगा ना ये, बिकॉज रिटर्न x है ना, रिटर्न x है तो रिटर्न x से इसने 2000 लेके लौटा होगा और x में डाल दिया होगा इसने। और ये x जो है इंट स्टार x 2000 वाले में ही चला गया होगा। साइन वैल्यू x, अच्छा ये इसका है मेलॉक x 2000 चला गया, फिर 2000 फिर इसमें अपडेटेड हो गया है, फिर ये प्रिंट हो गया है और फ्री x कर दिया है। फ्री x करने के बाद x इक्वल टू नल। हाँ इसमें मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन होंगे। आई हैव, मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन है। उसका रीजन ये है कि ये जो 200 वाली मेमोरी है, 2000 वाली मेमोरी है, वो स्टिल पॉइंट हो रही है x से, जबकि वहां का डेटा जा चुका है, वो स्टिल पॉइंट हो रही है। तो इट मे बी कि ये डैंगलिंग पॉइंटर बन जाए, करे क्रिएट प्रॉब्लम, क्रिएट करे। तो आई गो फॉर द बोथ ऑप्शन। मेमोरी लीकेज तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, प्लस डैंगलिंग पॉइंटर इशू भी दिखाई पड़ रहा है। तो अभी के लिए मैं इन दोनों ऑप्शन पे जाता हूं, ठीक है। बाकी का कुछ इसमें चेंजेस या अपडेशन होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या है कहानी। लेकिन मैं अभी क्लियरली देख पा रहा हूं डैंगलिंग पॉइंटर और क्लियरली देख पा रहा हूं मेमोरी लीकेज। तो डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ये किसी ऐसी मेमोरी को पॉइंट करने का काम करना स्टार्ट करते हैं जो फ्री हो चुकी होती है ऑलरेडी। ये देखो फ्री होने के बाद भी एक्स स्टिल पॉइंटिंग, तो दिस इज द डैंगलिंग पॉइंटर। तो मेरे हिसाब से सी और डी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। हम्म। तो अब इसका मेलॉक का जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन और कभी पूछा गया था छोटा सा, तो बहुत ट्रिकी नहीं था वो। 44, एक मिनट, डायनेमिक स्टेप। हाँ जी, सो स्टार्ट विद डायनेमिक स्कोपिंग एंड स्टैटिक स्कोपिंग। राइट डाउन डायनेमिक स्कोपिंग एंड स्टैटिक स्कोपिंग। डायनेमिक स्कोपिंग एंड स्टैटिक स्कोपिंग। मेलॉक में बेटा इससे ज्यादा नहीं है ना। हाँ आप लोग कहोगे अरे सर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन ही दो आए हैं आज तक, तो इसलिए मैं मेलॉक पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा था, है ना। जो चीज जितने फोकस की है, अब देखो आप रिकर्सन इतना आता है तो मैंने कम से कम 30-40 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। लूप इतना आता है, मैंने 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। तो जो जितना आता है मैं उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन करके लाया हूँ।
स्टैटिक स्कोपिंग की खासियत यह है कि सी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक स्कोपिंग को फॉलो करता है। सो राइट डाउन, सी बाय डिफॉल्ट फॉलो स्टैटिक स्कोपिंग। सी बाय डिफॉल्ट फॉलोज स्टैटिक स्कोपिंग, बाय डिफॉल्ट फॉलोज स्टैटिक स्कोपिंग। सी जो है वो बेटा स्टैटिक स्कोपिंग को फॉलो करता है। बाकी डायनेमिक कौन फॉलो करता है जानने की जरूरत नहीं है आपको। कोई आपने एक समय पे फॉर्ट्रान और ये सब जो लैंग्वेजेस होती थी वो डायनेमिक स्कोपिंग को फॉलो किया करती थी, ठीक है। तो अब सिंपल सा आपको पहले समझाता हूं डायनेमिक स्कोपिंग और स्टैटिक स्कोपिंग, फिर क्वेश्चन करते हैं। 3-4 बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं छांट छांट के। तो एक कोड लिख रहा हूं, int a इक्वल टू 0, v इक्वल टू 2, स्यूडो कोड लिख रहा हूं। और फिर मैंने मेन में लिखा int a इक्वल टू 3 दिस, और एक फंक्शन कॉल किया। और फंक्शन कॉल करने के बाद मैं गया यहां पर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6 एंड प्रिंट a comma b this and print a comma b। जैसे मैंने एक सिंपल सा कोड लिख दिया ये, है ना। और मैंने कहा कि ये स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग दोनों से इसको सॉल्व करना है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक ये पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द स्टैटिक, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द डायनेमिक। तो स्टैटिक क्या कहती है बेटा, स्टैटिक ये कहती है कि जब भी आप स्टैटिक का कोड सॉल्व करने जाओगे, कभी भी आप लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी दोगे हमेशा, चाहे कोई भी स्कोपिंग हो, चाहे वो डायनेमिक स्कोपिंग हो, चाहे वो स्टैटिक स्कोपिंग हो। ऑलवेज अगर लोकल एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, केवल लोकल पर ही कैलकुलेशन करनी है। सो राइट डाउन, इफ लोकल वेरिएबल्स आर प्रेजेंट विद इन द फंक्शन ब्लॉक, if locals variables are present, if local variables are present within the function block, forget about scoping, forget about any kind of scoping, forget about any kind of scoping, any kind of scoping, go for locals, go for locals, go for locals। केवल और केवल आपको लोकल वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं, नथिंग एल्स। अगर लोकल नहीं है तब फिर आता है स्टैटिक और डायनेमिक। तो लिखो, इफ लोकल्स आर नॉट प्रेजेंट, if locals are not present, then we have to see the scoping, then we have to see the scoping, we have to see the scoping. In static scoping, in static scoping, in static scoping, always go for global, always go for global, हमेशा ग्लोबल पर जाएंगे अगर लोकल नहीं है तो। बट इन द केस ऑफ डायनेमिक, but in the case of dynamic,
But in the case of dynamic, go to the parent function, go to the parent function, go to the parent function and and search search that variable there, that variable there, that variable there, ठीक है। तो वहां सर्च करेंगे और अगर वहां भी नहीं मिलेगा तो फिर आप ग्लोबल पे जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, इफ लिखेंगे आफ्टर दैट वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट इन पेरेंट फंक्शन ऑल्सो, आफ्टर दैट द वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट इन parent function also, parent function also, then go to global, parent function also, then go to global, तब हम फाइनली बेटा ग्लोबल पर जाएंगे। तो देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरा फंक्शन f है और एक मेरे फंक्शन f में इंट a इक्वल टू 10 है और देन स्यूडो कोड लिख रहा हूं मैं, प्रिंट a किया मैंने, और एक फंक्शन मैंने g यहां पर यूज किया और मैंने क्लोज कर दिया, और मैं जी में गया और जी में मैंने a इक्वल टू या a इक्वल टू छोड़ो, यहां पर मैंने प्रिंट a की बात की और यहां पर मैंने a इक्वल टू 10, देन व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनेमिक स्कोपिंग बोथ। तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का आउटपुट बताओ। तो एफ से शुरू, लोकल वेरिएबल अवेलेबल, प्रिंट लोकल, लोकल तो मतलब कोई भी नहीं, किसी को नहीं देखना है, लोकली, सो आउटपुट इज 10। आफ्टर दैट देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड जी, इन जी देयर इज नो लोकल ए, नो लोकल ए, लोकल मतलब डिक्लेरेशन होना चाहिए, नो डिक्लेरेशन ऑफ ए इज हियर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट लोकल वेरिएबल ऑफ जी, मींस आई एम डिमांडिंग ए वेरिएबल विच इज नॉट द पार्ट ऑफ जी, और मैं उसको प्रिंट कराना चाहता जो जी में पैदा ही नहीं हुआ है। देन फॉर द स्टैटिक आई ऑलवेज गो टू ग्लोबल, सो अगेन 10, even you can, this is 100, so this is 110, so you see the difference कि हाँ भाई एक बार लोकल प्रिंट हुआ था, एक बार ग्लोबल प्रिंट हुआ था। बट इन द केस ऑफ डायनेमिक, एफ में तो 100 ही प्रिंट होने वाला है बिकॉज लोकल मिल रहा, बट जैसे ही जी में गए, जी अपने पेरेंट फंक्शन के पास जाएगा, गया पेरेंट फंक्शन के पास और ढूंढा उसने ए को, मिल गया उसको ए, और उसने देखा ए लोकल है। अब लोकल है तब तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या प्रिंट करेगा 100, सो अगेन 100, दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ ग्लोबल एंड लोकल। ये एक बड़ी मजेदार बात है इसकी, ये अपने आप में एक बड़ी मजेदार वो है ना। तो ये पूछते हैं, आज भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत, कि क्या लोकल होगा, क्या ग्लोबल होगा, और अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये ले लो, जैसे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में लगाऊं तो यहां पे एफ फंक्शन की कॉल हुई, मैं आया A4B6, अगर बात चल रही है बेटा स्टैटिक की और बात चल रही है डायनेमिक की, तो स्टैटिक क्या कहेगा, स्टैटिक कहेगा कि क्या ए और बी एफ के लोकल हैं, नहीं है, यहां पैदा ही नहीं हुए। अब ये पैदा नहीं हुए हैं तो फिर आपको देखना है कि स्टैटिक की डायनेमिक, तो मैंने कहा स्टैटिक, स्टैटिक क्या कहता है कि भैया ए में 4 सेट हो रहा, बी में 6 सेट हो रहा है, लेकिन ये इसके लिए लोकल तो है नहीं, तो ग्लोबल पे जाओ। कहां पे जाओ, ग्लोबल पे जाओ। तो ग्लोबल में जाके ए को 4 सेट कर दो और बी को 6 सेट कर दो।
और फिर कह रहा है कि प्रिंट ए बी कर दो, तो 4 और 6 प्रिंट हो गए। अब ये एफ पार्ट खत्म, प्रिंट ए बी, लेकिन ए इसका लोकल है, किसका लोकल है, इस मेन का, मेन में ए लोकल है, मेन में ही पैदा हुआ है ए, तो ये ए 3 होगा, लेकिन बी मेन का है ही नहीं, तो कहां जाएगा, ग्लोबल में। ग्लोबल में क्या सेट है, बी। तो ये तो हुआ स्टैटिक का। लेकिन अगर डायनेमिक में आप आते हो, तो डायनेमिक कहेगा कि ये 4 और 6 ये सीधे पीछे लौट के जाओ, पीछे लौटने के बाद ढूंढो क्या ए मिला, मिला, तो ये 4 यहां सेट कर दो, क्योंकि बी मिला नहीं उसके पास भी, पेरेंट के पास भी, तो बी को कहां सेट कर दो, यहां सेट कर दो। अब इसके प्रिंट की बात आई, ए बी, है ना, तो 4 और 6, वो तो 4 ही 6 देगा, ऑब्वियसली पीछे लौट के जाएगा, 4 सेट करेगा और बी को 6 सेट करेगा, तो इसका 4 उठाएगा, इसका 6 उठाएगा, तो 4 6, है ना, तो ऊपर वाले का 4 उठाएगा और ग्लोबल का बी का 6 उठाएगा, तो पहला आउटपुट 4 6 आएगा। अब प्रिंट ए बी कितना आएगा, प्रिंट ए बी, तो प्रिंट ए बी क्या इनके पास लोकल है, लेकिन उससे 4 सेट हो गया है, तो 4, और ऊपर देखेंगे जाके तो उसमें क्या सेट हो चुका था, 6, तो 4 6। तो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हमेशा लोकल। हाँ, ये नहीं, ये तो ये चेंज होगा, ये तो नहीं नहीं नहीं, ये अपने पेरेंट फंक्शन में ढूंढेगा, मिलेगा तो वहां चेंज कर देगा, दैट इज द डायनेमिक केस। इन द केस ऑफ डायनेमिक, जो आपकी फीलिंग आ रही है, जो आपकी फीलिंग हो रही है ऐसी, वो आपको स्टैटिक को लेके होती है, ये स्टैटिक जैसी आ रही है कि अरे ये है नहीं तो वहां करेगा, लेकिन मैं बात डायनेमिक की कर रहा हूं कि डायनेमिक क्या करेगा कि ढूंढेगा जाके पीछे पेरेंट में, और पेरेंट में भी अगर उसको नहीं मिलता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट में भी इतना स्टेटमेंट केवल गायब होता, या पेरेंट में भी उसको ए नहीं मिलता, जो भी है पेरेंट में, मान लो पेरेंट में ए नहीं मिलता उसको, एट दैट केस, तो यहां पे भी उसको ए नहीं मिला, फिर वो वहां चेंज करेगा जाके, यहां पे जाएगा, यहां पे बी नहीं मिला, वहां चेंज करेगा जाके, लेकिन अगर यहां पे ए मिल गया तो फिर उसी ए में चेंज करेगा। ये डायनेमिक की खासियत है, क्योंकि डायनेमिक हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो हमारा फील आता नहीं, बनता नहीं, कनेक्ट बनता नहीं है, क्योंकि डायनेमिक में ऐसा है ही नहीं, केवल उस क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायनेमिक का कोई यूज नहीं है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, इस पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और ये रिसेंटली 2016 में पूछा गया है बेटा, रिसेंटली 2016 में पूछा गया है ना। तो मुझे पहले तो ये लगा था कि शायद ये क्वेश्चंस आना बंद हो गए, लेकिन 2016 में इन्होंने फिर से बोला कि नहीं भाई, क्वेश्चंस बंद नहीं हो गए हैं, क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। और यहाँ कॉल बाई रेफरेंस वर्ड भी यूज किया गया है, ध्यान से देखना। तो ध्यान रखें, कॉल बाई रेफरेंस वर्ड यूज होने से कहानी पूरी बदल जाएगी कोड की। तो कल से आपका डेटा स्ट्रक्चर का महा शुभारंभ होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली ना करें कभी, कॉपी पेन पे ही करें प्रॉपर।
बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे तुरंत मिस्टेक होगी। कभी भी क्वेश्चंस को डायरेक्टली ट्राई तब करें जब आपका उस पर इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट हो गया हो, हाथ सेट हो गया हो, तब। तो सबसे पहले तो इस कोड को तोड़ के लिखो, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहानी चल क्या रही है। इस कोड को पहले तोड़ के लिख लो कि एक्चुअली में कोड ये लिखा है बेटा, है ना। वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या एक्स में कर रहे हैं और क्या ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखो, फिर एन के बाद एम को कॉल करो, एम के बाद बाई माइनस ए करो, एन ए को कॉल करो, प्रिंट ए को कॉल करो और करली ब्रेसेस को क्लोज कर दो, और फिर मेन में एम को कॉल कर लो। अब आपको फील आएगा प्रॉपर कोड जैसा कि कैसे आपको कोड चलाना है दिस। अब आपसे आइडिया लगेगा आपको। ग्लोबल भी है इसमें, और कॉल बाई रेफरेंस की बात चल रही है, मतलब एड्रेसेस की बात चल रही है, एड्रेस पास किए जा रहे हैं प्रॉपर। हम्म। 4-2 नहीं है, 4-4 है शायद। है ना, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। और यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ एम ए, तो एक ए ले लो, है ना। और ए ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें 3 है, क्योंकि ये इसका लोकल तो है नहीं, है ना। एड्रेस ले लो 1000, तो इसमें पास हुआ 3 एम ए में। अब सॉरी 1000 पास हुआ होगा, एड्रेस ऑफ ए की बात, क्योंकि ये एड्रेस ऑफ ए की बात कर रहे हैं, है ना, बिकॉज कॉल बाई रेफरेंस की बात चल रही है। तो 1000 पास हुआ होगा, 1000 पास हुआ होगा। अब यहां पे भी 1000 रिसीव हुआ होगा, और वो सब पॉइंटर वाली कहानी है, तो पॉइंटर वाली थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सारी कहानी एड्रेस से चल रही है। अब ये जो एक्स है ना, ये भी इस ए से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि एक्स ने 1000 रिसीव किया है। तो जब एक्स ने 1000 रिसीव किया, बाई है सॉरी, ये बाई ने 1000 रिसीव किया है, तो बाई इज स्टिल पॉइंटिंग टू हियर, दैट इज अ थिंग, बिकॉज कॉल बाई रेफरेंस था, तो बाई इज स्टिल पॉइंटिंग टू देयर। अब गोज टू 1 गोज टू ए,
but A is not declared inside the M, है ना, and it is a dynamic scoping. So go to the parent main. In main A is also not present, so go to the global. ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो A इक्वल टू 1 है, ये आप जब सेट करेंगे तो कहां पे सेट करेंगे, कहां पे सेट करेंगे इसको, ग्लोबल पे सेट करेंगे, ए इक्वल टू 1। ओके, एक मिनट, ये यहां पर एक चीज और कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली में ये इसका वेरिएबल मान रहे हैं, इसको इसी का वेरिएबल मान रहे हैं एम का। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर कोई इंट विंट वर्ड तो लिख नहीं रहे हैं ना, तो यहाँ देखो यहां भी कोई इंट वर्ड तो लिखा नहीं है, तो यहां पर ये डिक्लेरेशन को सिंपली ऐसे क्रिएट मान रहे हैं कि a इक्वल टू 3 लिख दिया, यही इसका डिक्लेरेशन है, यही इसका इनिशियलाइजेशन है। क्या है? सिंपली यही इसका डिक्लेरेशन है और यही इसका, तो ये जो ये है ना, ये इसका लोकल हो गया क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में लिखा गया है, a इक्वल टू 1। तो अगर ये a इक्वल टू 1 लिखा गया है तो ये फिर ऐसा नहीं है कि ये a इक्वल टू 1 जाके अपने पेरेंट में जाएगा, a को ढूंढेगा, 1 सेट करेगा, नहीं, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है और इनिशियलाइज हुआ है। अगर ये डिक्लेयर इनिशियलाइज यहाँ पे हुआ है तो डेफिनेटली हम इसको m के फैमिली का मेंबर मानेंगे, मतलब m का लोकल वेरिएबल मानेंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये a इक्वल टू 1 लिखा गया है, दैट्स वाई। अब जब बात यहां पे आई तब कहानी बदलेगी। क्यों? यहां पे तो 1 आया, लोकल से ही उठा ली वैल्यू अपने, और जब बाई की बात आई, बाई, तो बाई क्या है? बाई रेफरेंस कर रहा है इस ए को, है ना, तो 3 - 1, तो 3 - 1 इज ए, तो मतलब इनके खुद के ए में हो गया 2। इतना तक तो क्लियर है, क्योंकि ये ए इनका लोकल वेरिएबल था और उसी में वैल्यू सेट करने की बात चल रही है, बाई माइनस ए, तो मतलब 3 - 1 यानी 2, 2 गोज टू ए, मतलब उसी के लोकल वेरिएबल में 2 सेट हो गया। अब फिर से इन्होंने कॉल किया एन ए, लेकिन अब यहां ध्यान रखना, ये एन ए क्या कॉल किया है? ये इसका ही वेरिएबल कॉल किया है, यानी इसके वेरिएबल का एड्रेस, मतलब इसके वेरिएबल का कोई एक एड्रेस होगा, वो यहां से पास किया गया है, मतलब यहां से 3000 पास किया गया है एनए। अब आप एनए में गए तो एनए में एक्स ने रिसीव किया 3000, और जब भी एड्रेस रिसीव होता है, कुछ मत करो, ऐसे कर दो, बस एक एरोस एड्रेस पे बना दो, मतलब एड्रेस रिसीव हो गया, मतलब एक्स ने एड्रेस रिसीव कर लिया। अब आप नीचे आए, अब यहां पे एक्स इंटू ए जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ए भाई साहब हैं, ये अब यहां पे डिक्लेयर नहीं है। अब डिक्लेयर नहीं है तो इनकी खोज करने के लिए आपको इनके पेरेंट पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इन ए को खोजने के लिए इनके पेरेंट पे गए, इनके पेरेंट में भाई साहब एक बैठे हुए हैं, ए बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, जिसमें क्या सेट है? 2, तो ये रहा 2 इंटू इंटू, अब ये एक्स तो रेफरेंस है, तो बात चल रही होगी स्टार एक्स की, है ना, स्यूडो कोड है ना, तो एक्स तो एक रेफरेंस है, एड्रेस है, तो एड्रेस थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी चीज में, तो कहीं ना कहीं बात तो इसकी चल रही होगी, लिखा नहीं उन्होंने स्टार एक्स। तो अगर मैं स्टार एक्स की बात करूं तो क्या मिलेगा? 2, और किस में स्टोर जा रहा है? स्टार ई एक्स में चला जा रहा है, तो कितना अपडेट हो जा रहा है? लेकिन किस में? स्टार एक्स में, ये रहा स्टार एक्स। अब प्रिंट स्टार एक्स, व्हाट इज प्रिंट स्टार एक्स? 4, फर्स्ट आउटपुट इज 4, so this print is 4. Now this function is over, now this NA is over. What is print A? 4, so this is over, this, so output is 4.
नहीं आया समझ। हाँ, तो कॉल बाई रेफरेंस भी यूज कर लिया उन्होंने, डायनेमिक भी। अब आपके लिए असाइनमेंट स्टैटिक में देखना क्या आएगा आंसर। राइट डाउन, फाइंड आउट द आंसर यूजिंग स्टैटिक स्कोपिंग। फाइंड आउट द आंसर यूजिंग स्टैटिक स्कोपिंग, ये आप घर पे करना जाके स्टैटिक स्कोपिंग में कि क्या क्या आंसर होगा, है ना। फाइंड आउट द आंसर स्टैटिक स्कोपिंग। चलो भाई आ जाओ। सो फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन based on dynamic and static scoping both. So static and dynamic both, सारा आप आंसर बताओगे। ये रहा आपका पूरा कोड। और लंबा कोड यूज किया है, एक के बाद एक के बाद एक फंक्शन कॉल करते चले जा रहे करते चले जा रहे, लेकिन ठीक है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा कोड लग रहा है तो आप शॉर्ट में प्रिंट कर लो, एफ तक मत जाओ, केवल डी तक करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा कोड लग रहा है तो दो तीन प्रिंट भी अगर आपको समझ में आ गए तो आप समझ जाओगे कहानी क्या चल रही है। कल स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे में स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दूंगा, और स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करूंगा सीधा सीधा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पे ही बात करूंगा सीधी। तो आपके मतलब मैं कोचिंग की वजह से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपका कोई बहुत अच्छा जानने वाला दोस्त वगैरह भी अगर ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल्ड और उस तरीके का स्टडी करना चाहते हैं तो आप एक बार उनको ज़रूर मौका दें कि वो क्लास अटेंड करें, तो उनके परसेप्शन चेंज होंगे डेटा स्ट्रक्चर को लेके कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर को कोडिंग की उससे नज़रिए से कैसे पढ़ा जाए। तो मैं इस पार्ट को कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी लेंदी है, देखेंगे क्या होता है। छोटे पार्ट से ही समझ में आ जाएगा। ग्लोबल ये रहे इसके लोकल, है ना। प्रिंट ए बी तो भाई 2030 प्रिंट हो जाएगा। सी की कॉल आई, सी पे गए, सी में ए 50 है, प्रिंट ए तो 50 है, लेकिन बी, बी चूंकि स्टैटिक तो ग्लोबल पे जाएंगे 2 आएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका ये वाला कॉल खत्म हुआ, तब तक डी की कॉलिंग आ गई। डी की कॉलिंग के लिए हम डी पे गए, और ये वाला पार्ट हटा देते हैं, नेसेसरी लेंदी करेगा। प्रिंट ए भी आया, है ना, चूंकि ए और बी दोनों अभी इसमें यहाँ है ही नहीं, इस वाले उसमें,
ठीक है, तो ए बी क्या प्रिंट करेगा, ए बी, ए बी अभी इसके लोकल तो है ही नहीं, इसके डी के लोकल नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 2 प्रिंट करेगा ग्लोबल, क्योंकि उसके बाद अपडेट हो रहा है, तो अपडेट हो रहा है तो 3 4 वहीं अपडेट करेगा जाके, तो 3 यहां अपडेट कर देगा, 4 यहां अपडेट कर देगा जाके, है ना, और फिर प्रिंट एवी करेगा तो 3 4 आ जाएगा, बस यहीं तक फिनिश रखो कोड को। तो ये तो होगा स्टैटिक, डायनेमिक में थोड़ा और, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद ये सी वाला पार्ट खत्म हुआ, फिर ये प्रिंट एवी कर रहे हैं, है ना, तो प्रिंट एवी क्या देगा, प्रिंट एवी 3 4, नहीं प्रिंट एवी इनका लोकल देगा 20 और 30 इनका लोकल देगा, क्योंकि वो मेन के अंदर आ रहा है ना, तो मेन का ही लोकल देगा। फिर इन्होंने डी को कॉल किया है, तो डी को कॉल करने के बाद फिर हम जाएंगे, फिर प्रिंट ए बी प्रिंट करेंगे, तो 3 4 प्रिंट होगा, ठीक, फिर 3 4 सेट हो जाएगा, फिर 3 4 प्रिंट होगा, तो दैट इज द थिंग, कितना आएगा। लेकिन अगर सेम सिचुएशन हम स्टैटिक स्कोपिंग पे डायनेमिक स्कोपिंग पे करेंगे, तो डायनेमिक स्कोपिंग में यहां तो 20 ही 30 आएगा, क्योंकि लोकल मिल गया। फिर प्रिंट ए बी पे गए, प्रिंट हो गया, सी पे गए, सी पे आए, ये ए 50, यहां से तो 50 मिलेगा, यहां बी घूम के जाएगा पीछे, तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, तो 50 30 हो गया। फिर डी पे आए, डी करने के बाद यहां पे जस्ट इस पे आए, तो डी में प्रिंट ए बी था, तो ए बी पीछे घूम के गए सी पे, सी में ए 50 था, बी था ही नहीं, बी इसके पीछे घूम के गए, तो कितना मिला, 30, तो 50 30 फिर यहां से आया। अब डी का ये जो सेट करेंगे, वो इसके पीछे लौट के जाएंगे, तो इसके ए में मारेंगे 3, क्योंकि बी नहीं मिला, तो बी यहां जाए, 4 यहां सेट कर दें, ठीक, इसका सेट करेंगे 3, क्योंकि लोकल यही तो ए मिला, और बी मिला इसके पीछे, तो इसका 4 सेट कर दिए। अब प्रिंट ए बी मारे, तो ढूंढा, इसका ए मिला 3 और इसका बी मिला 4, तो 3 4 यहां से आउटपुट आएगा। तो ये वाले प्रिंट ए बी का काम हो गया, ठीक है। अननेसेसरी इसमें बहुत सारा ये डी और फिर प्रिंट ए बी और ये सब लगा के रखा हुआ है, तो सिंपली कोड को छोटा सा कर लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं हो क्या रहा है ना। तो बहुत ज्यादा इन्होंने प्रिंट प्रिंट कोई किसी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन होगा, उसी में ये सब इतना जो है मेड इजी या किसी का कुछ होगा, तो उसमें उतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मेरा कहानी का मतलब ये है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कब कौन अपडेट होने वाला है और कब कहां से वैल्यू निकल के आने वाली है। जितना सार मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो डायनेमिक, हाँ जी भाई, कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ऐसे हैवी हैवी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कहाँ पे 50 30 आया है, हाँ, ये वाला कैसे है? एक बार तो चेंज यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला आएगा, पेरेंट फंक्शन का आएगा, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कहाँ से प्रिंट हो रहा है, सी पे जाओ ना, सी पे, सी पे जाने के बाद, हाँ, बी तो ऊपर से आएगा ना, हाँ, 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 डी पे जाओ, बाद में दिखा लेना एक बार क्लास के ना, तो कर लेंगे उसको, ये वाला कर लो, बाद में क्लास के देख लेंगे।
कि एक तो 10 आया होगा, ठीक है, स्टैटिक में, और डायनेमिक में ये गए हैं इसके पास 20, यहाँ से आई ढूंढने के लिए, तो इनको आई 20 मिल गया, तो 20 आ गया होगा, और तो कुछ है ही नहीं कोड में। ये लॉट के इनके पास गए होंगे, इनको आई 20 मिल गया होगा, तो इसकी आई की वैल्यू 20 सेट हो गई, दैट इज। और 10 कब सेट हो गई होगी, क्योंकि लोकल वगैरह की तो कुछ बात है ही नहीं यहाँ, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कोड मिल जाएंगे आपको जहाँ पे अननेसेसरी। सिंपली बस ये पता होना चाहिए कि हम पेरेंट के पास लौट के जाते हैं इन द केस ऑफ डायनेमिक, और हम उसके पास लौट ग्लोबल के पास लौट के जाते हैं इन द केस ऑफ स्टैटिक, है ना। जब कुछ नहीं मिला तो 10, लेकिन डायनेमिक में ये जी किसके पास लौट के पास जाएगा, एफ के पास लौट के पास जाएगा, एफ के पास, और ढूंढेगा एफ में कि क्या आई है एफ में, तो एफ में आई है, और कितनी वैल्यू के साथ है, 20 के साथ है, तो जो एफ की आई है वही अब जी की आई बन जाएगी, आउटपुट इज 20। तो ये मिल गया 20 यहाँ पे आपको, 20 मिल गया, तो आपको यहाँ पे खटाक से 20 आउटपुट आ गया। अब मान लो ये भी नहीं होता यहाँ, int i इक्वल टू 20, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए int i इक्वल टू 20 नहीं होता, तो फिर हम ऊपर यहाँ कहाँ जाते, मेन के पास, और मेन में बैठा हुआ है ग्लोबल, इनिशलाइज हो रहा है ग्लोबली, तो फिर इस केस में भी 10 आता, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा भी केस हो सकता था, तो दैट इज द केस। तो ऐसे केस बहुत और बाकी तो आपको मैं सीट्स में दे ही दूंगा क्वेश्चन सारे, है ना, बाकी तो सीट्स में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो वो आप देख लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस सेट है सारे। तो ये अपना एक छोटा सा वो है जो मैंने आपको बताया, प्लस क्वेश्चंस मैंने सारे बना के रखे हुए हैं, तो आप क्वेश्चंस की टेंशन लेना ही मत बिल्कुल। क्वेश्चंस में आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चंस बना के दूंगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आईटी वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे हुआ करते थे जब गेट 2008 तक सीएस और आईटी दो पार्ट में होता था, सीएस का पेपर अलग होता था, आईटी का पेपर अलग होता था, तो उसमें जो आईटी के क्वेश्चंस आते थे वो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसमें से एक क्वेश्चंस मैंने ये उठाया था कि ये मतलब आपको सॉल्व कराऊंगा या आप अपनी तरफ से सॉल्व करना, तो ये क्वेश्चन का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसमें, तो एक बार आप कोशिश करना, और फिर नहीं तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं सिंपली आज उस पर भी बात कर ले रहा हूँ, क्वेश्चंस पे हम कल बात कर लेंगे कुछ लास्ट के 1 घंटे पे इसके, और मैं आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट भेजूंगा, मतलब सीट्स में ऐसे क्वेश्चंस के नंबर्स भेजूंगा कि जो आपको करने ही करने हैं, है तो क्वेश्चन 50 मैंने दिए हैं, अब 50 क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आप 50 करें हर बच्चा, लेकिन कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस कहूंगा कि जो हर बच्चा ट्राई करे। जैसे अभी एक बताता हूं, इस क्वेश्चन को जिसने भी अपने मन से ट्राई कर लिया, और आप सच में मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपने किसी की हेल्प नहीं ली, अगर मान लो रिकर्सन है क्या, ये रिकर्सन पार्ट 1 होता तो फिर मैं बताता। एक मैंने फर्स्ट रिकर्सन सीट दी थी, और फर्स्ट रिकर्सन सीट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन ये मैं दूसरी सीट बना के लाया हूँ रिकर्सन की। ये क्वेश्चन है, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, था ये एक पार्ट में, ए और बी, ये ट्राई करना आपको, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करके, मतलब आप कहोगे कि इतनी मतलब इतना माइन्यूट सा इन्होंने
डेफिनेशन यहां यूज किया है कि किसी से भी गलती हो सकती है, और वैसे भी स्टैटिक कीवर्ड लगा रखा है तो कहानी तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगी, लेकिन बहुत फाइन डिस्क्रिप्शन यूज किया है यहां पर इन्होंने। तो ये क्वेश्चन रिकर्सन का बिल्कुल आप ट्राई करना, एकदम 200%। और दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, लेकिन एक चीज की प्रॉमिस कि कोई भी क्वेश्चन आप निकालो उसका आंसर मेरे से डिस्कस कर लेना, किसी से भी कर लेना, लेकिन आप उसका सोल्यूशन नहीं देखेंगे कि कहीं पे जाके आंसर देख सकते हैं, सोल्यूशन नहीं देखेंगे। उसका रीजन मैं बताता हूं कि सोल्यूशन जो होता है ना वो आपकी पूरी क्रिएटिविटी को ही किल कर देता है। आप जितना सोच सकते हैं अच्छा, और आपका दिमाग और दौड़ सकता था, उस दिमाग का दौड़ना बंद हो जाता है। एक बड़ी खास बात है कि जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर्स पता लग जाते हैं वो क्वेश्चंस जिंदगी में कभी दोबारा खोल के देखे नहीं जाते। और इंसान इस चीज को समझ नहीं पाता कि इंसान कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहा है, आंसर के लिए नहीं पढ़ रहा। ये क्या आंसर, मतलब आंसर आपको पता भी लग गया और आपको जरिया पता नहीं लगा तो क्या सेटिस्फेक्शन आएगा, बताओ आप। जो रूट वाली चीज है वो तो जरिया है, प्रोसेस है, उसका आउटकम जो है वो आंसर है। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फिर आउटकम इंपॉर्टेंट है। तो आंसर ओरिएंटेड स्टडी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसका प्रोसेस। अभी मोस्टली हमारे एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन हमारा ऐसा करा दिया जाता बचपन से कि हम आंसर ओरिएंटेड होके स्टडी करते हैं। बच्चे सारे आंसर निकल आया, आंसर निकल आया, आंसर निकल आया, आंसर निकल आया। प्रोसेस पे फोकस नहीं रहता, आंसर पे फोकस रहता है। तो मैं एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है रिकर्सन का। सीट दी होगी जो पहली मैंने आपको, गेट 2015 सेट 2। ये क्वेश्चन जिसने भी निकाल लिया, मैं ये मान सकता हूं कि वो टॉप 100 का स्टूडेंट है। अगर पहली बार में उसने, दूसरी बार में, तीसरी बार में कभी भी इस क्वेश्चन को निकाल ले गया, वो टॉप 100 तो आपकी आएगी। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भेजूंगा जिसको अगर आप सॉल्व कर ले गए तो आपकी टॉप 200 300 आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 में है, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। एक फंक्शन है जिसमें इंट एन करके पैरामीटर पास हो रहा है। इंट एक्स इक्वल टू 1 के, इफ एन इक्वल टू 1 रिटर्न एक्स, फॉर के इक्वल टू 1 के लेस देन एन प्लस प्लस के, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फन के इंटू फन एन माइनस के। मिला? मिला? रिटर्न एक्स और फन 5 की वैल्यू इसमें पूछी गई है। गेट 2015 में सेट 2 का क्वेश्चन है। फन इंट एन इंट एक्स इक्वल टू 1 के, इफ एन इक्वल टू 1 रिटर्न एक्स। ये आप समझ लो कि इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अभी नहीं लगाना है, आराम से बैठ के सोच के, जब वो आपको लगे कि खूब टाइम आपके पास है तब आप इसको लगाइएगा। इतनी हड़बड़ी में लगाने की जरूरत नहीं है इसको। और अभी मैं दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक ये भी ट्राई मारिएगा जाके, आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। अब बेटा बात आ जाती है सिंपल, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पूरे, अगर देखा जाए सी में, तो पॉइंटर को जब इन्वॉल्व कर देते हैं स्ट्रक्चर में तो इससे ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बनता है। तो जस्ट राइट डाउन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और है भी, मतलब इससे दमदार टॉपिक कोई नहीं है। और सी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अगर किसी चीज पे है तो पॉइंटर और स्ट्रक्चर पे है। पॉइंटर और स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। पॉइंटर एक बड़ी अच्छी खासियत दी गई थी सी में, और स्ट्रक्चर बड़ी अच्छी खासियत दी गई है सी में।
स्ट्रक्चर के बारे में सिंपल सी बात है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हर आदमी जानता है ना। बहुत सारी खिचड़ी पकाई जा सकती है, इंटीजर भी रखा जा सकता है, फ्लोट भी रखा जा सकता है, स्ट्रक्चर भी इटसेल्फ रखा जा सकता है, एरे भी रखा जा सकता है। आप कोई भी डेटा टाइप उठा लो, आप इसमें रख सकते हैं सिंपली। वही है हमारा स्ट्रक्चर। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, नियम कायदे कानून हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हो। इसके लिए पहला कायदा ये है कि आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लिखोगे, आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, है ना। अभी टाइप डेफ वगैरह पे आते हैं बाद में, क्या टाइप डेफ वगैरह होता है, दैट इज एक्सप्लेनेशन उसका। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद आप जो डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको। क्योंकि हर डेटा टाइप का एक नाम होता है, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। तो यहां पे भी एक डेटा टाइप होगा। तो जैसे मैं इसको लिख दिया माई डेटा टाइप, माई डेटा टाइप, ठीक है। तो जो है माई डेटा टाइप, अब ये नाम है मेरे डेटा टाइप का जो मैं बनाने जा रहा हूं। उसमें मैं रखना क्या चाह रहा, मैं रखना चाह रहा हूं इंट ए, फ्लोट बी और कैरेक्टर सी। लिखते चलो फटाफट, निपटाना है इसको अच्छे से। इस पे भी मैं क्वेश्चंस बना लिया हूं आपके लिए, आज ही सीट दे दूंगा आपको। तो ये तीन मेंबर्स बोले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, मेंबर्स। इनको डायरेक्ट एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है स्ट्रक्चर में। सी ने ये रिस्ट्रिक्शन, सी के स्टैंडर्ड्स अलाउड नहीं करते हैं कि आप इनके मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस करें, या डायरेक्ट इनको वैल्यू नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती, इनको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी जा सकती, और ना ही इनसे कुछ लिया जा सकता है डायरेक्ट, ना ही इनको डायरेक्ट कुछ दिया जा सकता है। तो बात ये आई कि अब अगर मुझे अपना बनाया हुआ डेटा टाइप कहीं यूज करना हो तो मैं कहां यूज करूंगा। तो मैं मेन एक फंक्शन अपना लिखा, और फिर से मैं एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखूंगा, और इस स्ट्रक्ट कीवर्ड में मैंने अभी अभी नया नया ताजा ताजा माय डेटा टाइप बनाया है। तो माय डेटा टाइप मैंने लिख लिया। अब ये माई डेटा टाइप जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन केवल डेटा टाइप है, और हर डेटा टाइप को एक वेरिएबल नेम की जरूरत होती है, नहीं तो वो डेटा टाइप यूज नहीं होगा। तो मैंने वेरिएबल नाम दे दिया बेटा इसको एक्स। अब ध्यान से समझना कहानी क्या हुई। एक डब्बा बना लो, उस डब्बे के तीन पार्टीशन करो, स्ट्रक्चर में जितने मेंबर हों डब्बे के उतने पार्टीशन करो। डब्बे में जितने मेंबर हों स्ट्रक्चर के उतने पार्टीशन करो। ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, ना ही कोई किताब कभी एक्सप्लेन करी इस चीज को। इंटरनल डिटेल बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर का इंटरनल डिटेल मैनेज कैसे होता है। पहला पार्टीशन पहले वाले मेंबर के नाम पे रखो, दूसरा वाला पार्टीशन दूसरे वाले मेंबर के नाम पे रखो, और तीसरा वाला पार्टीशन तीसरे वाले मेंबर के नाम पे रखो। लेकिन सर बात यह है कि अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो तीसरा वाला तो कैरेक्टर एरे है, तीसरा वाला तो कैरेक्टर एरे है। हाँ भाई बिल्कुल, तो कैरेक्टर एरे तो इटसेल्फ अंदर पार्टीशनड होगा, कैरेक्टर एरे तो अंदर इटसेल्फ पार्टीशनड होगा, तो बिल्कुल होगा। हाँ, इंडेक्सिंग कर दो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ज्यादा है कुछ ना 7 कर दो। अब जैसे ही आपने ये एक्स यूज किया, यहां एक्स आ गया। अब ये डब्बा प्रॉपर एक्सेसिबल है,
बाया एक्स। अब इसके हर पार्टीशन को एक्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, जिसको कहते हैं बाइंडिंग। क्या कहते हैं? बाइंडिंग। मतलब मैं अगर ए में 10 रखना चाहता हूं तो कैसे रखूंगा? मैं जैसे ही मैंने देखा कि एक्स के पास 3 चॉइस हैं, बट मैं ए में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने एक्स को ए के साथ बाइंड कर दिया, जिसको कहते हैं एक्स डॉट ए बाइंडिंग। और अब मैंने उसमें 10 प्लेस कर दिया, तो ये 10 चला गया यहां। फिर मैं इंटरेस्टेड हूं बी में, जो कि है कैरेक्टर टाइप का। मैं गया एक्स डॉट बी और मैंने रख दिया ए, तो ये चला गया ए। अब मैं इंटरेस्टेड हूं पूरा कैरेक्टर एरे प्लेस करने में, तो मैं गया एक्स डॉट सी और यहां पर मैंने कैरेक्टर एरे रख दिया हेलो। लेकिन देखने की बात है कि क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर मैं एक्स डॉट सी करूंगा तो पूरा हेलो अगर मैं रखना चाहूं तो कैन आई पुट इट, और आई हैव टू यूज समथिंग एल्स? सो नो प्रॉब्लम, इट इज कंप्लीटली करेक्ट, है ना? सो एक्स डॉट सी एंड यू जस्ट पुट द हेलो कैरेक्टर कंप्लीटली अरे, है ना? और यू कैन से जस्ट वेट एक्स डॉट सी। हाँ, ये चलेगा। एक बार चला के देख लेना तो चलता है कि नहीं चलता है। अगर नहीं चलता होगा देन वी हैव टू गिव द सब्सक्रिप्ट ऑल्सो। सब्सक्रिप्ट देने की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो कुछ उसकी जरूरत पड़ेगी, क्या कहते हैं आपके स्कैनएफ की। स्कैनएफ की जरूरत पड़ जाएगी। स्कैनएफ परसेंट एस एक्स डॉट सी, और वहां से आपको जो पास करना है वो आप पास कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार आप इसको ऐसे करके देखना, इट विल बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और हम ऐसे इसको करके प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा आपको कि जब भी आप स्ट्रक्चर को समझने जाएंगे, प्रॉपर पार्टीशनिंग से समझेंगे, वरना स्ट्रक्चर समझ में आने वाला नहीं है। मैं कहां पर स्ट्रक्चर के फोकस करने वाला हूं? मैं स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स पर फोकस करने वाला हूं, जो कि अपने आप में स्ट्रक्चर पॉइंटर, जब पॉइंटर इन्वॉल्व हो जाता है, एक बात, पॉइंटर कैसे इन्वॉल्व होगा। दूसरा, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस जब स्ट्रक्चर्स में फंक्शंस में स्ट्रक्चर्स पास किए जाते हैं और फंक्शन से स्ट्रक्चर्स रिटर्न किए जाते हैं, तो मैं इन चीजों में कुछ इंटरेस्टेड हूं, तो वो समझने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर में सिंपल सा एक कोड लेता हूं, तो वहां पर मैं कुछ जेन्युइन सा पॉइंट बताता हूं आपको। स्ट्रक्ट माय डेटा टाइप लिख दिया मैंने इसको, और मैंने इसमें इंट ए ले लिया और कैर बी ले लिया, कैर बी ले लिया दिस, और फिर मैं गया मेन पे, और मेन में मैंने इसको फिर से डिफाइन किया स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के बाद मैंने जस्ट माई डी डिफाइन किया, और माई डी डिफाइन के बाद एक्स डिफाइन किया, और एक्स में मैंने डाल दिया 10 कॉमा ए, है ना? तो दिस इज द वे आप इसको लिख सकते हो ऐसे। ये भी एक तरीका है लिखने का। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन है स्ट्रक्चर का, जिसमें 10 प्रॉपर चला जाएगा ए में और ए चला जाएगा बी में। दिस इज द वन वे टू इनिशियलाइज स्ट्रक्चर, है ना? अब दूसरी बात यह है इसमें कि मैंने जस्ट एक दूसरा स्ट्रक्ट लिया, और वो भी हमारा माई डी है बाई, ठीक है? अब मैंने बाई इक्वल टू एक्स कर दिया, और मैंने प्रिंट एफ लिया, और मैं परसेंट डी बाई कॉमा ए कर दिया।
सो दिस इज द एरर। क्या इसमें एरर आएगी कोड में या कुछ आउटपुट आएगा कोड में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कोड, राइट डाउन द कोड। बस 10-5-15 मिनट के बाद ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एरर आएगी। तो एक अच्छा कोड है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको कुछ नया सिखाएगा, कुछ नया बताएगा। एक्चुअली में अगर आप इसको नोटिस करोगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो नहीं आएगी। होगा क्या कि सिंपली देखो, ये डब्बा बना लो एक्स का पार्टीशन, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा 10, ये रहा ए, ये रहा एक्स। ठीक, फिर एक डब्बा बना लो आप वाई का, उसका भी पार्टीशन कर दो, सेम है ए बी, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है। अब जब आपने वाई को एज इट इज, एक्स को एज इट इज वाई में रखा, तो इसका क्या मतलब, इसका पहला पार्टीशन इसके पहले पार्टीशन में शिफ्ट हो जाएगा, इसका पहला पार्टीशन इसके पहले पार्टीशन में शिफ्ट हो जाएगा, इसका दूसरा पार्टीशन इसके दूसरे पार्टीशन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके पहले पार्टीशन की वैल्यू पहले पार्टीशन में चली जाएगी, इसके दूसरे पार्टीशन की वैल्यू दूसरे पार्टीशन में चली जाएगी, और अब आप कुछ प्रिंट कराने आओगे तो प्रॉपर आपको आउटपुट यहाँ 10 दिखाई पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनहेरेंटली ये पूरे मूव होते जा रहे हैं वेरिएबल्स, मेंबर्स। अलग से मेंबर्स को मूव नहीं कराना, करा भी सकते हो अलग से, अलग से भी, लेकिन क्यों कराएं अलग से जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनहेरेंटली मूव होता है। एक तो सबसे समझने और जानने वाली बात जो स्ट्रक्चर की है, वो स्ट्रक्चर की जो जानने वाली बात है वो ये है, दैट इज अ थिंग। ठीक है, ये क्लियर है सारे लोगों को? क्यों हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है और लोगों ने कुछ, मुझे याद है लोगों ने इसको गलत बोला था कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है। कंपाइल कराना जाके क्लैरिटी मिलेगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर में होता है स्ट्रक्चर पॉइंटर, जो कि पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसके बाद हम क्लोज करते हैं। जरा ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर पॉइंटर है ना, जैसे हमारे पास इंटीजर पॉइंटर होता है, फ्लोट पॉइंटर मतलब जो इंटीजर को पॉइंट करने का काम करे, फ्लोट को पॉइंट करने, वैसे ही जो स्ट्रक्चर को पॉइंट करने का काम करता है वो स्ट्रक्चर पॉइंटर होता है। मतलब मैंने कोई एक अपना स्ट्रक्चर बनाया, ए बी सी डी जो भी, और फिर इसको कोई पॉइंट करने का काम कर रहा है पी, तो पी मेरा स्ट्रक्चर पॉइंटर हो गया। सिंपल, मेहनत करके मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर उस स्ट्रक्चर को मैंने किसी पी से पॉइंट करवा दिया, तो जो पी मेरा है वो एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है। अब इसकी कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको दिख रही है, इसकी कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड ये है कि सबसे पहले चलो एक बना लेते हैं स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट में स्ट्रक्टर पॉइंटर की बात चल रही है तो एसपी मैंने ले लिया, और इसमें मैंने एक इंट ए ले लिया और कैर बी ले लिया, छोटे छोटे मैं पॉइंट्स ले रहा हूं, और दिस इज दिस। अब मैं मेन पे आया, और मेन पर आने के बाद मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, और फिर एसपी मतलब स्ट्रक्चर पॉइंटर है ना, और यहां से मैंने एक p1 पॉइंटर लिया स्टार दिस, रिमेंबर दैट। फिर उसके बाद मैंने एक स्ट्रक्ट पॉइंटर लिया, स्ट्रक्ट वेरिएबल लिया एसपी, और एक एक्स वेरिएबल लिया, और एक्स वेरिएबल में मैंने 10 कॉमा ए डाल दिया। कोई बात नहीं, सिंपली, है ना। तो ये हुआ। अब जब भी आप ऐसा करें, अभी आप कल देखना, आज तो कुछ नहीं, कल देखना आपकी क्या, मैं ये जो पार्टीशन में आपको सिखाऊंगा ना,
आपको मैं क्वेश्चंस लेके कराऊंगा ना, तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप क्या, कोई नहीं कर सकता जब तक आपको ये स्ट्रक्चर को पार्टीशन करना नहीं आता, कोई नहीं कर पाएगा। लाऊंगा कल मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे। तो जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को पार्टीशन किया, प्रॉपर उसके दो पार्टीशन किए, इसको ए नाम दिया, बी नाम दिया, इसमें 10 रखा, इसमें ए रखा, और इसका जो नाम था वो एक्स था। एड्रेसिंग नहीं कर रहा हूं, रिमेंबर दैट एड्रेसिंग इज बिग tricky issue in structure, very tricky issue, and the size of structure is also very tricky issue because there is a involvement of padding. सो एक्चुअल अगर आप स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करने जाओगे तो आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि दिस इज द इंटीजर 4 बाइट, दिस इज द कैरेक्टर 1 बाइट, सो दिस इज द 5 बाइट। नो, इट इज 8 बाइट, सो इट इज ए पैडिंग, है ना। तो ये क्या होता है, अलाइनमेंट होने लगता है मेमोरी का, मेमोरी अलाइंड करने लगता है ना। तो हमारा बहुत सारा जो कंप्यूटर डिजाइन होता है वो अलाइन और नॉन अलाइन मेमोरी पे होता है। अब ये अलाइन मेमोरी क्यों होती है, नॉन अलाइन मेमोरी क्यों होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण परफॉर्मेंस का छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अलाइन मेमोरी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो लोग अलाइन मेमोरी पे काम करते हैं। अलाइन मेमोरी मतलब जो 2 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल के फॉर्म में काम करती है। तो जनरली इसमें 8 बाइट आएगा, क्योंकि 4 और 4 3 बाइट अपनी तरफ से पैडिंग कर दी जाएगी, जिसको कंपाइलर पैडिंग कर देगा। तो चूंकि इसका कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो 3 बाइट कंपाइलर अपनी तरफ से ऐड कर देगा और इसको 8 बाइट का कर देगा, मेमोरी अलाइंड कर देगा। तो अलाइंड मेमोरी 8 बाइट की परफॉर्मेंस के बेस पे ज्यादा फास्ट काम करती है, इसलिए इसका साइज अलग आता है। ध्यान रखना बेटा, पूछेगा कोई तो जवाब देना पड़ेगा कि क्यों स्ट्रक्चर के साइज में मेंबर्स के साइज जोड़ने से जो साइज होता है वो स्ट्रक्चर का साइज नहीं होता, हटके होता है उससे स्ट्रक्चर का साइज। क्यों होता है, क्योंकि जब भी वो अलाइन मेमोरी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, तो कंपाइलर को पैडिंग करनी पड़ जाती है। क्या करनी पड़ जाती है, अब अलाइंड मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस का इशू है। आपका कंप्यूटर डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि प्रोसेसर अलाइन मेमोरी पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली, है ना, प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कंपाइलर को एक्स्ट्रा पैडिंग देनी पड़ती है, जो कि पूछो जाके लोगों से तो लोगों को हवा ही नहीं रहती पैडिंग वेडिंग की। लोग मेंबर्स जोड़ देते हैं और कह देते हैं इतना होगा, नहीं होगा भाई वो। और पैडिंग बिल्कुल अलग अलग होगी, हर कंप्यूटर में अलग अलग होगी, कंप्यूटर के बिल्कुल डिपेंडेंसी होगी उसके प्लेटफॉर्म पे उसकी। तो जैसे ही आप ये करने गए, आपने कहा सर मेरे पास एक P1 पॉइंटर है, P1 पॉइंटर है, चलो भाई P1 पॉइंटर है, P1 का एक घर बना लिया, एक एड्रेस दे दिया था, इसका एड्रेस मैं दे दे रहा हूं, ध्यान रखना। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि P1 में आपने एड्रेस ऑफ एक्स डाल दिया। जैसे ही आपने एड्रेस ऑफ एक्स डाला, कुछ देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए मान ले रहा हूं एक्स का एड्रेस, लेकिन मैंने इसको ऊपर लिखा है, काम आएगा आपके समझने में। नीचे नहीं लिखा 2000, ऊपर लिखा 2000। तो जैसे ही 2000 मैंने इसमें डाला बेटा, वैसे ही पॉइंटर का रूल नंबर 1, आप पॉइंटर एरो क्रिएट कर दो, एरो क्रिएट कर दो। अब जैसे ही आपने P1 बोला, P1 का मतलब 2000, आ गए आप यहां पे। तो जैसे ही आपने P1 बोला, P1 का बेटा मतलब 2000, बट आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड, बाहर ही हो अभी कमरे के, बहुत डिटेल में समझाया था आउटसाइड इनसाइड का कॉन्सेप्ट। नाउ अप्लाई स्टार, मूव आउटसाइड टी इनसाइड। नाउ वी हैव टू चॉइसेस, A or B. So if I dot bind with A, then definitely result will be 10. And I bind with B, result will be B, result will be A. But this is wrong. कोई बताए क्यों? This is completely wrong. जबकि लॉजिकली करेक्ट,
बट सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट। लॉजिक कहता है ऐसा होना चाहिए, सिंटेक्स सी का कहता है, सी के स्टैंडर्ड्स कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। लॉजिक में कहीं भी दिक्कत नहीं है, सी के स्टैंडर्ड्स मना करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सी के स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए? बेटा, दो ऑपरेटर एक साथ लगे हैं, इवन तीन ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट को तो कंसीडर किया ही नहीं जाता, हमेशा लास्ट में चलता है, बनाया ही इसीलिए गया ना, सब कुछ होने के बाद असाइन होना है, तो बेचारा उसको छोड़ दो। दो ऑपरेटर एक साथ लगे, सर प्रेसिडेंसी तो चेक ही नहीं की, और सर डॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी बाइनरी ऑपरेटर से बहुत ज्यादा होती है, यूनरी ऑपरेटर से बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर सर आप इस एक्सप्रेशन को लिखने चले गए तो सबसे पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, सर पी डॉट ए, पी है बाहर, ए है अंदर, पी को ए दिखाई कैसे पड़ रहा? कैसे दिख सकता है? ए तो सर डब्बे में पैक है, जो चीज पी को दिख ही नहीं रही, क्या उसके साथ उसकी बाइंडिंग हो सकती है? नहीं आया समझ में? तो यहां पे कंप्लीट प्रॉपर एरर आएगी। आप दो ऐसे लोगों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। अरे स्टार तो तब चलेगा, उससे पहले पी डॉट ए काम करेगा, और पी डॉट ए में ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, तो स्टार काम ही नहीं करेगा। लिख लो लिख लो लिख लो, जरूरी बात है ये बहुत। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई देखो ऐसा है, जब तक अंदर नहीं पहुंचोगे ए के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, तो भैया अंदर पहले पहुंचो। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? ब्रैकेट। तीन ऑपरेटर थे, ब्रैकेट ऑपरेटर ने झंझट खत्म कर दिया, आपको अंदर पहुंचा दिया, आप करते रहो बाइंडिंग। इसी को स्ट्रक्चर में बोला गया पी रिफरेंस्ड ए। ये और ये भाई भाई हैं दोनों, पी रिफरेंस्ड ए। पहली बार सी ने एक अलग सिंबल को यूज किया पॉइंटर के केस में। बोथ आर इक्विवेलेंट, कॉपी टू ईच अदर। तो अब चूंकि आपको बार बार यूजर को यह ना लिखना पड़े, पता लगा एक ब्रैकेट भूल गया, पता लगा डॉट भूल गया, तो यूजर के लिए हेडेक है कि नहीं है? तो ये बना के दे दिया, सिंपल एक एरो बनाओ, खत्म। सिंपल पी से जो जो इस डब्बे के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, एरो बना बना के एक्सेस कर लो। ये सब ब्रैकेट स्टार और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वरना फंस जाओगे। नहीं आया समझ में? तो डी रेफरेंस्ड ऑपरेटर कहते हैं इसको, है ना? तो रेफरेंसिंग यहां से स्टार्ट होती है। दैट्स वाई यहां पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पॉइंटर स्ट्रक्चर में आप ऐसे एक्सेस कर पाते हो चीजों को, है वही कहानी, कुछ बहुत अलग नहीं है। तो पॉइंटर कॉन्सेप्ट यहां से स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा मैंने व्यू दिया। कल के आधा एक घंटे क्लास में मैं स्ट्रक्चर पर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी बात करने वाला हूं। और कल से आपका स्टार्ट होने वाला है सबसे बेहद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आप मानते हो आप अपने करियर में, और आप अपने करियर चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे सॉफ्टवेयर में जाना हो, और मैं कुछ ऐसा भी इनपुट दूंगा जो सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी काम आएगा आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग या आपके इंटरव्यूज में, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से ही रहा है। तो
मैंने उसको हमेशा बड़ी अच्छी शिद्दत से पढ़ा है, तो वो आपको कल दिखेगा। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे एक बार अटेंड करें, आगे उनको फ्लेवर। अरे वो तो मेरे पास समय का रिस्ट्रिक्शन है, अगर मुझे थोड़ा सा समय का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए ना, और फिर मेरे से कहा जाए कि अब पढ़ाओ आप, तो आप कितने भी पढ़े हो, आप बैठोगे ना, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो आपने सुनी ही नहीं होंगी, जो आपका ध्यान ही नहीं गया होगा कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी कहानियां चलती हैं पूरा भी। क्योंकि बहुत ही लीक पे चल के पढ़ाना पड़ता है कि यार बहुत कुछ ज्यादा ना बोल दूं तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस चला जाए। एक वैसा क्लास हो कि चलो भाई सर, थोड़ा नॉलेज काइंड ऑफ क्लास रखते हैं अब ओपन, तो मजा आए। तब देखो आपकी क्लास में आपको फिर मैं कहाँ कहाँ के दर्शन कराता हूँ सी प्रोग्रामिंग में। तो ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर में भी कल होने वाला है आपके साथ। इवन डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा तक है लोगों के साथ कि डेटा स्ट्रक्चर का जब मैंने पहला क्लास लिया था, एक बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, थापर यूनिवर्सिटी, टॉप 15 में आती है पूरे इंडिया में। तो वहां पर मैंने सबसे उनका एक्सीलेंट बैच था, उसका मैंने क्लास लिया था स्टैक पे। उससे पहले स्टैक मैंने कहा था कि कितने बच्चों को आता है, तो 70 बच्चे में से 70 बच्चों ने हाथ उठाया था क्लास से पहले। मैंने कहा कितने बच्चों को आता है, मैंने कहा ठीक। मैंने कहा सेम क्वेश्चन जो है क्लास के बाद पूछूंगा सारे बच्चों से, 70 हाथ उठने चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे थे वो सही है। मैं स्टैक की क्लास लिया 3 साढ़े 3 घंटे की। फिर मैंने 3 घंटे साढ़े 3 घंटे की क्लास के बाद फिर मैंने बच्चों से पूछा कि अब बताओ कि कितने लोगों को लगता था कि उन्हें स्टैक आता था, अब हाथ उठाएं। तो 70 में से एक का भी हाथ नहीं उठा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि ऐसा नहीं, हूँ बहुत शार्प बच्चे, बहुत तेज बच्चे, सब कुछ बढ़िया, सब अच्छा, लेकिन बेसिक क्या था? बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि जो हम पढ़ते हैं अभी अभी आप देखोगे कल की क्लास से कि जो हम पढ़ते हैं वो हम कुछ केसेस पढ़ते हैं, हम कंप्लीटनेस नहीं पढ़ पाते, हम पूरा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कोई चीज लाया और उसको पूरा कुछ ऑब्जेक्ट है उसका आधा पार्ट मैंने दबा लिया और आधा आपको दिखा रहा और आधी की आपको स्टडी करा दी, तो आपको तो यही लगा कि आपने जो सर ने बताया वो उसका सब कुछ आपको आता है, लेकिन आधा में छिपा गया। वो आधा नहीं आता आपको क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन नहीं दिए मैंने। तो कुछ केसेस पढ़ लेना और उस किसी चीज की कंप्लीटनेस के बारे में जान लेना में डिफरेंस है ना। जैसे 2 इज ए इवन नंबर, यस, इससे भी कोई कह सकता है मुझे इवन नंबर समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0, जी आ गया। बट इट इज वन ऑफ द केस। लेकिन किसी को यह समझ में आ गया कि एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटेड बाय अ 2 रिमाइंडर इज 0, देन इट इज ए इवन नंबर। दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। दिस इज द केस ऑफ वन इवन नंबर। तो बस मैं वो कहना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हमारे केस हमें समझ में आते हैं और हमें लगता है बस कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं भाई, कहानी उससे ऊपर की है। कहानी से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों से पूछता हूं, -2 इज इवन नंबर और नॉट? -2 इज इवन नंबर और नॉट? कभी देखा कहीं -2 इवन नंबर? 2 से तो डिविजिबल है। फिर हाँ, हाँ वही 2 से तो डिविजिबल है। फिर -2 इवन नंबर क्यों नहीं देखा कभी आपने? आप देखना इवन नंबर की शुरुआत ही 0 से करी जाती है। क्यों भाई? -2 भी तो है 2 से डिविजिबल। जाना चाहिए ध्यान।
नहीं आता। हजारों ऐसी बातें हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं मैथमेटिक्स में ना, कि अगर आपको हिलाया जाए तो आपका पूरा 2 मिनट बस मैं लूंगा, देखना आप कैसे आपका पूरा एग्जिस्टेंस हिलता है। मतलब मेरा ध्यान गया, तब मैं सोचा कि अरे बाप रे, क्या पढ़ते थे, क्या रटते थे। देखना भी आप, इनफाइनाइट किसको कहते हैं? इनफाइनाइट कैसे डिफाइन होता है? कैसे डिफाइन करते हैं? 1/0। 1/0 इज इनफाइनाइट। ओके, करेक्ट, ठीक। 8 divided by 2, I'm giving the definition. 8 divided by 2 is nothing, it gives the 4. That's why if you add 2 4 times, the result will be 8. Correct, my definition is correct. Okay. If I'm giving 50 and I'm giving 2, means I add 2 25 times, result will be 50. Okay. If I apply this definition here, I add 0 infinite times, can I get this number? नहीं, इनफाइनाइट होता क्या है? इनफाइनाइट फील करके बताओ, क्या होता है इनफाइनाइट? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। व्हाई? नहीं, ये फ्लॉ क्या है इस लॉजिक में, वो बताओ। अब इस पे मैं ना आधा घंटे लेक्चर लेता हूं, और आप ना घूमोगे और गिरोगे, ऐसे घूमोगे गिरोगे, घूमोगे गिरोगे, घूमोगे गिरोगे। इसके बाद आता है एक अनडिसाइडेबल। क्या आता है? अनडिसाइडेबल है, 0/0। वाह भाई वाह, अभी होश नहीं है आदमी को। 0/0 इज अनडिसाइड, क्या मतलब हुआ अनडिसाइडेबिलिटी का? मतलब क्या हुआ अनडिसाइडेबिलिटी का? मतलब क्या हुआ? किसको कहते हैं अनडिसाइडेबिलिटी? और आप सोच लो, 12th हो गया पूरा, आप इनफाइनाइट की डेफिनेशन को सोचना जाके आधा घंटा, आप खुद सोच के आधा घंटे बाद कंफ्यूज हो जाओगे। और पूरा 12th करके आ गए, पूरे न्यूमेरिकल लगा के आ गए, न्यूमेरिकल सही भी हो गए, और आपको मैं बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसा दूंगा। ध्यान नहीं गया कभी, सोचे मतलब। और ये ध्यान ना जाना ही आप समझ लेना एजुकेशन का लैक है। बस इतना बच्चे का ध्यान जाग जाए कि इन इन चीजों को सोचना है, और सोचने का हमें तरीका पता लग जाए कि हमें चीजें सोचनी कैसे हैं। आप देख लो, आपको बहुत बड़े रिनाउंड टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली कोई, आप अपने टीचर खुद बन जाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ठीक है, कल मैम से मिल लेना एक बार जाके, मिलते हैं फिर कल। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, मेल आईडी लिख दे रहा हूँ। आप इसमें कुछ चीज अगर गाइडेंस लेना हो कोई, तो आप, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए बहुत सारे डाउट्स आएंगे, ध्यान रखना। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर लेना जब आपको वो करे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ फंसे नहीं रहने चाहिए, बहुत ज्यादा डाउट आएंगे। मैं आज भी 5 शीट्स पोस्ट करने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो वो आप क्लैरिफाई कर लेना। आंसर भी डाल दूंगा पूरी। बाय। वेलकम।
ये ले लो भाई।